हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीम STSC राजस्थान में। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में, जो कि स्पेशली अनाउंस वीडियो थी, उसमें मैंने क्लास 11 के क्रैश कोर्स से संबंधित सभी जानकारी दी थी। आज क्रैश कोर्स की पहली क्लास है, जिसमें हम हिंदी अनिवार्य के आरोह भाग एक किताब के जो कथ्य खंड है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का व वितान भाग एक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ओनली स्टडी महफिल। नमक का दारोगा प्रेमचंद। कहानी में अनेक पात्र हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पंडित अलोपीदीन, वृद्ध मुंशी वंशीधर, इन तीनों के व्यक्तित्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सबसे पहले पंडित अलोपीदीन भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं। उसके आगे 2 लाइन, जैसे वो अपने धन के बल पर सभी कार्य करवाते हैं, वो खुद भ्रष्ट है और उनके अधिकारी भी भ्रष्ट हैं। ख, गुणग्राही व्यक्ति, वह गुणों को ग्रहण करने वाले भी व्यक्ति हैं। पाठ के अंत में उन्होंने वंशीधर के गुणों को ग्रहण करके उनको मैनेजर नियुक्त किया। लक्ष्मी पर अखंड विश्वास, उन्हें विश्वास था कि धन के बलबूते कोई भी कार्य करवाया जा सकता है, लेकिन वंशीधर के सामने वो धन नहीं टिक पाया। वृद्ध मुंशी भ्रष्टाचारी हैं और गुलामी पर उनको भरोसा है। वंशीधर इन सबसे अलग है, वो ईमानदार है, वो रिश्वत नहीं लेते। उन्होंने 40,000 की रिश्वत भी ठुकरा दी। कर्तव्यनिष्ठ है, वह अपने कर्तव्य को सही तरीके से पालन करते हैं। स्वाभिमानी, वह खुद स्वाभिमानी है, खुद के अभिमान के लिए उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी थी। प्रश्न नंबर 2, कहानी के अंत में पंडित अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दो। पहला कारण तो यह है कि जो पंडित अलोपीदीन थे उनके सभी अधिकारी भ्रष्ट थे, तो पंडित अलोपीदीन को उन पर भरोसा नहीं था। और पंडित वंशीधर खुद ईमानदार थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, तो उनको उन पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर उनको नियुक्त कर लिया। प्रश्न नंबर 3, कहानी के 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उनके औचित्य को दर्शाइए। पहला शीर्षक हो जाएगा ईमानदार दारोगा, क्योंकि इस पाठ में हम पाते हैं कि जो दारोगा है, पंडित वंशीधर है, वो अपनी ईमानदारी का परिचय देते हैं। सत्य की जीत, पाठ के अंत में सत्य की असत्य पर और धर्म की धन पर जीत होती है। मियां नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया पाठ। मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? नानबाई का अर्थ है तरह तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करने वाला। मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे उस इलाके के आसपास के इलाके के एकमात्र खानदानी नानबाई थे। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका नसीरुद्दीन के पास रोटी बनाने की कला की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके पास गई थी, क्योंकि मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने का इल्म जानते थे, कला जानते थे। प्रश्न नंबर 3, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? लेखिका ने लिखा है कि हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगरी के तेवर। प्रश्न नंबर 4, पाठ में आए रोटियों के नामों की सूची बनाइए। तो रोटियों के प्रकार को हम सारणी में बंद करेंगे। बाकरखानी, बेसनी, गाव, शिरमाल, रुमाली, गाजिबान, ताफ्तान, खमीरी, तुनकी। प्रश्न नंबर 5, मियां नसीरुद्दीन के चरित्र की विशेषताएं लिखो। मियां नसीरुद्दीन के चरित्र की विशेषताएं लिखो। तो इनमें 4 पॉइंट को हम बॉक्स में बंद कर देंगे और उनके नीचे उनसे संबंधित 2-2 लाइनें लिखेंगे, जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति, अपने पैसे से लगाव यानी अपने धंधे से लगाव, बड़बोला स्वभाव और परंपरावादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल, सत्यजीत राय। प्रश्न नंबर 1, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला?
लेखक विज्ञापन कंपनी में नौकर था। उसके पास समय धन का अभाव रहता था और बीचों बीच पात्रों के मरने की समस्या, कभी काश फूलों की समस्या आदि समस्याएं आती रहती थी। इसलिए इस फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। प्रश्न नंबर 2, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? भूलों की जगह दूसरा कुत्ता लाया गया क्योंकि भूलों की मृत्यु हो चुकी थी। उसने गमले में पड़े भात को खाने का दृश्य पूरा किया। प्रश्न नंबर 3, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका थी मिठाई बेचने वाले की और उनके गुजर जाने के बाद उनके दृश्य को फिल्माने के लिए गांव के अन्य आदमी को जो उसी के समान था उनको लाया गया और बाकी सीन को शूट किया गया। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? बारिश का दृश्य चित्रित करने में जब पहले बारिश का मौसम था या जब बारिश के दिन थे तब दिन आकर चले गए, समय और धन का अभाव था। फिर बाद में शरद ऋतु में रोज़ देहात में जाकर बैठना पड़ता था। फिर एक दिन धुआंधार बारिश हुई और अप्पू और दुर्गा ने जाकर सीन को पूरा किया। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है सूचीबद्ध करो। पहला तरीका आप ऐसे लिस्ट बना सकते हैं और दूसरा तरीका जो अट्रैक्टिव है समस्या, उसके बाद तीर के निशान से दर्शा दीजिए समस्याओं को। उचित पात्र की समस्या, पात्र की मृत्यु, पशु पात्र, भीड़, दृश्य, लोकेशन की समस्या, धन की कमी, समय की कमी। बाल मुकुंद गुप्त की रचना विदाई संभाषण जो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 1, शिव शंभू की 2 गायों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक कहना चाहता है कि हमारे देश में चाहे पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य, जो साथ रहते हैं वो लड़ते हो पर फिर भी उनमें अपनत्व का भाव रहता है और जब वो विदा होते हैं तो बिछुड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। प्रश्न नंबर 2, इस पाठ में किस मुख्य ऐतिहासिक घटना का जिक्र है? इस पाठ में बंग विभाजन का जिक्र है। लॉर्ड कर्जन इतना सम्मान पाकर नीचे क्यों गिरे? उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा? उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने सरकार को अपने एक इच्छित फौजी अफसर को उच्च पद पर नियुक्त करना था, लेकिन सरकार ने इस सिफारिश को खारिज कर दिया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रश्न नंबर 4, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? यहाँ तीसरी शक्ति ईश्वर को कहा गया है जो सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिशाली है। रजनी नाटक है जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। प्रश्न नंबर 1, रजनी के पति की मानसिकता कैसी है? रजनी के पति की मानसिकता है कि वह विरोध करने से, आंदोलन करने से बचता है और वह व्यर्थ में ही दूसरों के काम में परेशान नहीं होता, वह अपने काम से काम रखता है। प्रश्न नंबर 2, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या है शिक्षा का व्यावसायीकरण। प्रश्न नंबर 3, रजनी पटकथा के आधार पर शिक्षकों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। शिक्षकों की प्रमुख समस्या यही है कि उनको उच्च तनख्वाह पर हस्ताक्षर करवा के बहुत कम तनख्वाह पर पढ़वाया जाता है, उनसे कार्य करवाया जाता है। प्रश्न नंबर 4, रजनी पटकथा के आधार पर रजनी व अमित का चरित्र चित्रण कीजिए। रजनी का स्वभाव कैसा है? वह संघर्षशील नारी है, अन्याय की विरोधी है, आत्मविश्वासी है, निर्भीक स्वभाव है, वह किसी से डरती नहीं है, जबरदस्त आत्मविश्वास है उसमें, अन्याय का वह विरोध करती है तभी इस मुकाम तक पहुंच पाई और संघर्षशील नारी है, वह थकती नहीं है। वहीं अमित विनम्र बालक है, डरपोक स्वभाव है, स्नेह प्रवृत्ति है और मेधावी छात्र है। अभी एक क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5, रजनी पटकथा का मूल संदेश स्पष्ट कीजिए। मूल संदेश है व्यवसायबंधी शिक्षा और दायित्वहीनता को उजागर करना। दायित्वहीनता मतलब जो प्रिंसिपल्स है
जो शिक्षा प्रणाली है उनके जो दायित्व है वो पूरा नहीं करते हैं और उनमें दायित्वहीनता है, उनको उजागर करना इस पटकथा की प्रमुख उद्देश्य है। पटकथा यानी संवाद जैसा ही कोई नाटक। जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र। प्रश्न नंबर 1, इस पाठ में क्लर्क व अन्य लोगों अधिकारियों की किस मानसिकता का पता चलता है? इस पाठ में कई बार क्लर्कों ने ये कहा कि जामुन का पेड़ कितना रसदार था, कितना फलदार था, वह कितने रसदार जामुन देता था। तो इससे लोगों की मानसिकता का पता चलता है कि उनको एक आदमी के मरने की कोई दुख नहीं है, लेकिन उस पेड़ के कट जाने की, गिर जाने की दुख है। उस पेड़ के कट जाने का उनको बहुत दुख है। आदमी यानी जो बाद में पता चला कि वो कवि था, उसके मरने का कोई दुख नहीं है। दबा हुआ आदमी कवि है, ये कैसे पता चला? वह इससे फाइल पर क्या असर पड़ा? दबा हुआ आदमी एक कवि है, उसने एक शायरी बोली थी, वह शायर भी था कि ये तो ना माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इस बात की जब पता चला कि वह शायर है तो फाइल का रुख कल्चरल डिपार्टमेंट की ओर मुड़ गया। अगला प्रश्न है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? उन्होंने कहा कि गिरने वाला फलदार जामुन का पेड़ है, इसलिए इसका मामला कृषि विभाग से संबंधित न होकर उद्यान विभाग से यह यानी हॉर्टिकल्चर विभाग से ही है। प्रश्न नंबर 4, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। इस वाक्य में निहित व्यंग्य को स्पष्ट करो। इसमें व्यंग्य यही है कि एक आदमी उसके पास आकर कहने लगा, जो फॉरेस्ट विभाग का सुप्रिटेंडेंट था, उसने कहा कि आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है, यानी आज तुम्हारी जान बचाने की मांग सुन ली गई है। लेकिन तब तक वह मर गया और उसकी ज़िंदगी की फाइल पूर्ण हो गई थी। जामुन का पेड़ व्यंग्य में मूल विषय कौन सा है? वह मूल उद्देश्य स्पष्ट करें। इसका मूल व्यंग्य या विषय है स्थानीय लोगों पर अधिकारियों की कार्यशैली पर कागजी कार्यवाही में देरी पर। मूल उद्देश्य है जन चेतना का प्रसार, अधिकारियों को सचेत करना, सरकारी कार्य में सुधार। भारत माता जवाहरलाल नेहरू का यह रचित पाठ है। प्रश्न नंबर 1, नेहरू जी भारत की चर्चा कब व किससे करते? नेहरू जी जब देश का दौरा करते, जनसभाओं में भाषण करते थे, तब वे किसानों के बीच भारत की चर्चा किया करते थे। नेहरू जी बार बार, प्रश्न नंबर 2 है ये, नेहरू जी बार बार भारत के किसानों से कौन सा प्रश्न करते थे? उनके लिए किसानों को दुनिया के बारे में बताना क्यों आसान था? नेहरू जी भारत के किसानों से प्रश्न करते थे कि भारत माता की जय, यानी जब हम भारत माता की जय करते हैं तो हम किसकी जय करते हैं? यह धरती माता कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की? नेहरू जी को ऐसा लगता था कि किसानों को दुनिया के बारे में बताना आसान था, क्योंकि वो हर प्रकार की समस्याओं को झेल चुके हैं। इसके साथ ही वे तीर्थ यात्राएं करके देश के चारों कोनों से परिचित हैं। उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान विदेशों में जाकर युद्ध भी किया था, विदेशी नौकरियां की थी। सन 1930 में छाई विश्वव्यापी मंदी से भी वे परिचित थे। प्रश्न नंबर 3, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आज़ादी से पूर्व किसानों को गरीबी, कर्जदार होना, जमींदारों महाजनों के जाल में फंसना, ब्याज आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रश्न नंबर 4, भारत माता के अर्थ व अवधारणा में नेहरू जी व किसानों की सोच में क्या अंतर था? पहले है किसानों की अवधारणा। किसान भारत माता का अर्थ सामान्यतः धरती माता से लेते थे, और वहीं नेहरू जी इसका अर्थ भारत की नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत आदि सब कुछ भारत माता के अंतर्गत आते हैं। हालांकि जो
करोड़ों लोग हैं जो भारत में रहते हैं, वे सभी भारत माता का हिस्सा हैं। ये थे आरोह भाग 1 जो क्लास 11 की बुक है, किताब है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम वितान भाग 1 जो हमारी किताब है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। पहला पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व की रचना है ये। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक ने लता की गायिका की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायिका में कौन सी विशेषताएं नजर आती है? उदाहरण सहित बताइए। पहली, गानपन, स्वरों की निर्मलता, स्वरों की कोमलता और मुग्धता, शास्त्र शुद्धता एवं नदम्य उच्चारण, उत्कटता से गीतों का गायन, लता द्वारा गाए गए गीतों की लोकप्रियता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उदाहरण सहित बताइए। इसका हमने यहाँ पर उदाहरण भी दे दिया है। प्रश्न नंबर 2, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? इस कथन से हम सहमत नहीं हैं। तो इसका आपको वर्णन लिख देना है जो भी आपको उचित लगे। जैसे करुण रस के गानों को भी उन्होंने उतनी ही अच्छी तरह से गाया है। यह ठीक है कि लता के अधिकांश गीतों को संगीत निर्देशकों ने ऊंची पट्टी में गवाया है। उनका गाया गीत ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। चित्रपट संगीत ने लोगों के कानों को बिगाड़ा है अथवा सुधारा है? समीक्षा कीजिए। इसका उत्तर है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कानों को बिगाड़ा नहीं है बल्कि सुधारा है। समीक्षा में आपको अपने विचार लिखने हैं। इस पाठ को पढ़कर आपको कैसा चित्रपट संगीत को लेकर महसूस हुआ, क्या विचार है? प्रश्न नंबर 4, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीत के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? तो पहला, रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य, मधुरता और तन्मयता गुण। तो इस प्रकार आप जो आधार है वो लिख सकते हैं। राजस्थान की रजत बूंदे, अनुपम मिश्र। पहला प्रश्न, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। समीक्षा करें। इसका उत्तर होगा कि कुइयाँ निजी तो होती है लेकिन जो पानी की पट्टी होती है उनमें जगह जगह पर कुइयों का निर्माण हो जाता है, इसलिए वह सार्वजनिक हो जाती है और ग्राम समाज का अंकुश भी लगा रहता है। प्रश्न नंबर 2, कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी। तो पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है। यह धरातल पर बहता है, नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। पाताल पानी, यह पानी का दूसरा रूप है जो वर्षा के बाद रेत द्वारा सोख लिया जाता है, जो खड़िया परत के अभाव में जमीन के नीचे चला जाता है। रेजानी पानी, पालर पानी और पाताल पानी के बीच का यह तीसरा रूप है। यह पानी धरातल पर रेत द्वारा सोख लिया जाता है परंतु खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी में नहीं मिल पाता है। कुएं बनाकर यही मीठा पानी निकाला जाता है जो पीने के काम आता है। चेलवांजी किसे कहते हैं? कुएं की खुदाई करने वालों को चेलवांजी या चेजारा कहते हैं। राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? वह कुएं निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। तो इसमें आपको परिभाषा देनी है और जो इसकी प्रक्रिया है वो बतानी है पॉइंट टू पॉइंट। प्रश्न नंबर 5, पानी की बढ़ती समस्या से बचने के लिए देश में कुएं की उपयोगिता समझाइए। देश में उपयोगिता है कि पानी जो वर्षा जल संग्रहण है वो हो जाता है। और प्रश्न नंबर 6, कुएं और कुएं में अंतर स्पष्ट करो। कुएं भूजल संग्रहण, कुएं का व्यास कम होता है
और कुआं वर्षा जल संग्रहण करता है और इसका व्यास ज़्यादा होता है। भारतीय कलाएँ। पहला प्रश्न है, भारतीय कलाओं में कौन कौन सी कलाएँ उन्नत स्तर पर थी? चित्रकला में शैल चित्र, लघु चित्र, संगीत कला, नृत्य कला में मूल शास्त्र, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इन सब का आपको वर्णन भी याद करना है। देश के अनेक भागों में प्रसिद्ध लोक नृत्यों व शास्त्रीय नृत्यों के नाम लिखे, आपको नाम याद करने हैं। कला और भाषा के अंतर संबंध पर अपनी राय व्यक्त करें। भारतीय कलाओं व भारतीय संस्कृति में संबंध स्पष्ट करें। पट्टचित्र क्या है, इसकी भी आपको परिभाषा याद करनी है। भारतीय संगीत की प्रमुख विशेषताएं लिखो। सुर, ताल, राग, काल, वाद्य यंत्र, सहजता और प्रकृति से जुड़ाव। आज की महफिल को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आरोह भाग 1 किताब के पद्य भाग के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट पिन है। वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर मैं इम्पोर्टेंट PDFs प्रोवाइड करवाऊँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे।